अच्छा बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इससे पहले हमने ये बताया था कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोड है और आप उस इलेक्ट्रोड को किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में रख दें तो दो प्रोसेसेस हो सकते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रोड लूज कर सकता है, आयन में चला जा सकता है, और या ये पॉसिबल है कि ये सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में तो एक पोटेंशियल क्रिएट होगा जिसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं, और अगर ये सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन गेन करता है इसको हम कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। समझ आ रहे? अब उसको मेजर कैसे किया जाए? अब देखिए, कायनात में अगर आप देखिए हर क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए। हम हमेशा स्टैंडर्ड से दूसरे चीज़ों को कंपेयर करते हैं। नाप तोल देख ले, आप वजन लेते हैं, दूसरी चीज़ों की कंपैरिजन जब आप करते हैं तो आपको स्टैंडर्ड चाहिए। आप स्टैंडर्ड के साथ दूसरी चीज़ कंपेयर करते हैं और उसका अंदाज़ा लगाते हैं। तो इस तरह अगर आपके पास ऑक्सीडेशन हाफ सेल है या अगर आपके पास रिडक्शन हाफ सेल है, इफ़ यू रिमेंबर हमने ये पढ़ा था, अगर ये आपके पास जिंक है तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और जिंक +2 में जाता है, और ये कोई पार्टिकुलर पोटेंशियल क्रिएट करता है और उसकी एक पार्टिकुलर वैल्यू है x। इसी तरह अगर दूसरा आपके पास सिस्टम है, इसमें आपके पास अगर कापर है तो कापर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेके 0 में चला जाता है और कुछ इनर्ट रिडक्शन जो है वो प्रोड्यूस करता है। अब देखिए, इसका अंदाज़ा आपको तब पता चलेगा अगर आप क्या करें, इसको किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करें। जब आप किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये उस स्टैंडर्ड से कितना ज़्यादा कितना कम है। समझ आ? जिस तरह एटॉमिक मासेस में आप कार्बन 12 को स्टैंडर्ड लेते हैं और उसके साथ है कि को कंपेयर करके अंदाज़ा लगाते हैं कि किसकी मास कितनी है, इसी तरीके से पोटेंशियल को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड हम लेते हैं उसको कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यानी ये वोल्टेज मेजरमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड है किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। अब इधर देखिए, कॉमनली इसको हम शी भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये वो इलेक्ट्रोड है कि जो दूसरे इलेक्ट्रोड मटेरियल की पोटेंशियल को कंपेयर करता है और उसी कंपैरिजन से हम उसी पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इधर देखिए, अगर ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और ये किसी बीकर में पड़ा है, और आपका ये दूसरा जो आप सपोज आपको पता नहीं है कि ये कौन सा इलेक्ट्रोड है या सपोज उसकी वोल्टेज कितनी है, और आपने इसको भी किसी बीकर में रखा है, तो देखिए ये इसके मुकाबले में हम इसकी कंपैरिजन करवाएंगे, दोनों को कनेक्ट करेंगे। इधर देखिए राइटिंग ना करें। दोनों को जब आप कनेक्ट करते हैं तो दो प्रोसेसेस होंगे, वही जो ऑलरेडी हमने डिस्कस की। या जो नया इलेक्ट्रोड मटेरियल आपने सोल्यूशन में रखा है हाइड्रोजन के साथ, या ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्रिएट करेगा, और या ये हाइड्रोजन गेन करेगा तो रिडक्शन पोटेंशियल गेन करेगा, और उसकी कंपैरिजन हम हाइड्रोजन के साथ करेंगे। जो वैल्यू आएगी वो इस इलेक्ट्रोड की नेट पोटेंशियल होगी। अब इधर एक और पॉइंट याद रखेंगे, अगर कोई मटेरियल आप हाइड्रोजन के साथ कंपैरिजन करते हैं और वो मटेरियल ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मगर हाइड्रोजन क्या करेगा, गेन करेगा। समझ आ रहे? तब ये नेट फ्लो होगा, तो नेट फ्लो से हम उस वोल्टेज की वैल्यू को मेजर करेंगे। लेकिन अगर मटेरियल है जो कि रिडक्शन करना पसंद करता है तो हाइड्रोजन वहां पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि किस मटेरियल की इस सर्किट में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। तो सबसे पहले ज़रा थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ते हैं, उसके बाद टेक्निकल चीज़ों की तरफ आएंगे। तो थ्योरेटिकली हम इसको ऐसा डिफाइन करते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड है। ये क्या है? ये एक स्टैंडर्ड है, और ये स्टैंडर्ड को हम इस्तेमाल करते हैं टू कंपेयर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि हम मुख्तलिफ चीज़ों की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हाइड्रोजन के साथ इसकी मदद से, इस स्टैंडर्ड की मदद से कंपेयर करते हैं। हमेशा हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि सारे एक्सपेरिमेंटल हम STP पे करते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी 25 डिग्री C या 298 केल्विन आपका टेम्परेचर होना चाहिए, 1 atm आपका प्रेशर होना चाहिए, और सब्सटेंस जो है वो 1 मोल होना चाहिए, यानी उसका 1 मोलर सोल्यूशन होना चाहिए। याद है ना आप लोगों को?
अब देखिए इसकी जो मेजरमेंट है हम कैसे करेंगे, तो इसकी मेजरमेंट ऐसे करेंगे कि एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लेंगे और उसके साथ ये जो दूसरा मटेरियल जिसको आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं उसको कनेक्ट करेंगे। दोनों को कनेक्ट करने के बाद हम देखेंगे कौन सा ऑक्सीडाइज हो सकता है और कौन सा रिड्यूस हो सकता है, वो अभी टेक्निकल चीज़ों में करेंगे। अच्छा, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए हम क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इधर देखिए, पहले एक्सपेरिमेंटल समझ ले। ये असल में एक खाली कॉलम होता है, ट्यूब की तरह, ग्लास ट्यूब नहीं होता, उसकी तरह ये एक खाली कॉलम होता है। इधर देखिए, भी राइटिंग ना करें। अब हम क्या करते हैं, इसमें से छोटा सा इनलेट होता है, सुराख होता है, जिसकी मदद से हम इसमें हाइड्रोजन गैस डालते हैं। समझ आ रहे? जब हम इसमें हाइड्रोजन गैस डाल देते हैं तो हाइड्रोजन गैस तो एज इलेक्ट्रोड काम नहीं कर सकता ना। इलेक्ट्रोड तो हम ऐसे डिफाइन करते थे कि ये मेटालिक प्लेट है, एक एज अ कैथोड काम कर सकता है अगर नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो, दूसरा एज अ एनोड काम करता है अगर वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्टेड हो। अब हाइड्रोजन कोई सॉलिड मटेरियल तो नहीं है ना, हाइड्रोजन तो एक गैस है। हाइड्रोजन को कैसे इलेक्ट्रोड बनाया जाए, तो सबसे पहले पिछले ज़माने में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। यानी ये प्रॉब्लम ये था कि हम अगर दूसरे मटेरियल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना चाहते हैं तो कौन सा स्टैंडर्ड ले लें। जिस तरह एटॉमिक मास यूनिट में हमारे पास हम जब एटम की रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड कर देते हैं तो कभी हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड लेते थे, कभी ऑक्सीजन को। आखिर में हम इस बात पे एग्री हुए कि नहीं, कार्बन 12 जो है उसका जो स्टेबल आइसोटोप है वो एज अ स्टैंडर्ड है। इस तरह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए भी बहुत सारे एनालिसिस और रिसर्च हुए। किसी ने कहा इसको कंसिडर कर ले, किसी ने कहा इसको कंसिडर कर ले, मगर परफेक्ट मटेरियल उन्हें उस ज़माने में नहीं मिला। आजकल के ज़माने में जो परफेक्ट मटेरियल है वो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो देखिए, हाइड्रोजन एक गैस है और गैस एज इलेक्ट्रोड काम नहीं करता, तो हम क्या करते हैं, एक ग्लास ट्यूब ले लेते हैं, उस ग्लास ट्यूब में हम एक इनलेट बना लेते हैं, उस इनलेट के ज़रिए हम इसमें हाइड्रोजन गैस डाल देते हैं। अब हाइड्रोजन गैस तो एज इलेक्ट्रोड नहीं है, इसको इलेक्ट्रोड बनाने के लिए एक काम करते हैं। ट्यूब में अगर हाइड्रोजन गैस है एज इलेक्ट्रोड काम नहीं करता, तो हम ऐसे करते हैं कि जो स्मॉल ट्यूब हमने लिया था, ऐसे स्मॉल ग्लास ट्यूब है, सही है ना, इस ट्यूब में हमने एक इनलेट रखा है। इस इनलेट की मदद से हम हाइड्रोजन गैस को अंदर क्या करते हैं, अंदर लेकर आते हैं। अब हाइड्रोजन गैस तो बबल्स है, गैस है, तो ये एज ए इलेक्ट्रोड काम नहीं करता ना। ये तब एज ए इलेक्ट्रोड काम करेगा अगर हम इसको किसी सपोर्ट के ऊपर एब्जॉर्ब करें, इसकी सरफेस एरिया को बढ़ाए। समझ आ रहे कि नहीं आ रहा? अब देखिए, सपोज ये एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन आप इसके ऊपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते, लेकिन यही ऑक्सीजन अगर आप मेरे हाथ के ऊपर एब्जॉर्ब कर दें और ये एक जगह पे खड़े रहे तो फिर एज अ इलेक्ट्रोड काम कर सकते हैं। तो देखिए, हम क्या कर लेते हैं, इसको इलेक्ट्रोड बनाने के लिए प्लाटीनियम का एक बारीक वायर ले लेते हैं। प्लाटीनियम मेटल है पीरियोडिक टेबल में, इधर देखें, तो प्लाटीनियम वायर लेते हैं और हम इसके अंदर प्लाटीनियम वायर रखते हैं। अब देखिए, ट्रांजिशन मेटल में आपने पढ़ा होगा, लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि ट्रांजिशन मेटल में ये प्रॉपर्टी है कि इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी याद है ना, और एक्टिवेशन एनर्जी वाली थ्योरी। इस छोटे छोटे सुराख को एक्टिव साइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव साइट्स कहते हैं। अब हाइड्रोजन का साइज काफ़ी छोटा है, तो जो हाइड्रोजन गैस आप इस प्लाटीनियम वायर के साथ जो है इंटरेक्ट करवाते हैं, तो ये इन छोटे छोटे स्पेसेस में हाइड्रोजन गैस एंट्रेप हो जाता है। समझ आ रहे कि नहीं आ रहा? तो हम कहते हैं कि ये जो सारा का सारा इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो चुका है, इस सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन आ चुका है। अब ये एज अ इलेक्ट्रोड काम कर सकता है। एक प्लेट है ना, इलेक्ट्रोड की हमने ऐसे डिफिनीशन की थी ना कि ये एक मेटालिक प्लेट है और ये क्या करता है, या ऑक्सीडेशन करता है और या
रिडक्शन। लेकिन हम चूंकि हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोड बना रहे हैं तो हाइड्रोजन को किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर यानी प्लाटीनियम के ऊपर हमने एडजॉर्ब किया। अब एक बार और भी याद रखिए, अगर ये हाइड्रोजन गैस है, यह भी हाइड्रोजन गैस है, ये भी है, ये भी है, इसका ओवरऑल कोई सरफेस एरिया नहीं है, इधर देखिए। लेकिन जब आप इसको एडजॉर्ब कर दे इस मेटल प्लेट पे और ये सारा का सारा मेटल प्लेट हाइड्रोजन गैस से भर जाए तो हाइड्रोजन गैस का सरफेस एरिया बढ़ चुका है। पहले आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नजर नहीं आते, लेकिन ये मॉलिक्यूल जब आप इस हाथ पे एडजॉर्ब करेंगे तो जितने मेरे हाथ का सरफेस एरिया है वही असल में हाइड्रोजन का सरफेस एरिया है। तो हमने हाइड्रोजन को एज अ इलेक्ट्रोड अब बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्लाटीनियम वायर ले लेते हैं, तो इस प्लाटीनियम वायर के ऊपर ये हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है, एडजॉर्ब हो जाता है। इसी कंटेनर को लेके एक और कंटेनर लेते हैं, ग्लास, सपोज आप बीकर ले लें, आप बीकर ले ले, बीकर में इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन डाल दे, समझ आ रहे, HCl है, दूसरा है, और यही ट्यूब ले ले और इसको ऐसे इनक्लोज कर दे। सपोज ये आपके पास ट्यूब है, इसमें प्लाटीनियम वायर है और हाइड्रोजन है, इस तरह ले ले और ये आपका बीकर है, इसमें ऐसे रख दे, इन्वर्ट। समझ आ रहे कि नहीं आ रहा? तो आप क्या कर ले, सपोज ये वो ग्लास है जिसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट है और आपने उसके अंदर क्या किया है, ये ट्यूब रखा है। इस कंस्ट्रक्शन को कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। समझ आ रहे? अब इधर देखिए, तो हम कहते हैं इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, पहला ये एक ग्लास वेसल से बना है। ग्लास वेसल मीन इसकी जो बॉडी है वो ग्लास से बनी है, वो ग्लास का एक कंटेनर है और उसके अंदर हमने एक ग्लास ट्यूब रखा है। उसी ग्लास ट्यूब में हमने एक छोटा सा हाइड्रोजन गैस के लिए इनलेट बनाया है और इसके अलावा हमने इसके अंदर एक प्लाटीनियम वायर जो है वो कंस्ट्रक्ट करवाया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्लाटीनियम के और भी खूबियाँ हैं। प्लाटीनियम एक इनर्ट मटीरियल है। क्या मटीरियल है? इनर्ट मटीरियल है। तो इसलिए हम ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल जो हम एनालिसिस करेंगे, जो वैल्यूज़ लिखेंगे, उन वैल्यूज़ में ज़्यादा इंटरफेरेंस के चांसेस नहीं होते जब हम प्लाटीनियम इस्तेमाल करते हैं। हम और चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं, आयरन इस्तेमाल कर सकते हैं, कापर, लेकिन वो इतने ज़्यादा इनर्ट मटीरियल नहीं है, तो वो हमारे कैलकुलेशन को, जो नेट कैलकुलेशन है, उनको डिस्टर्ब करते हैं, जो अभी एक्सप्लेन करूँगा। ये लिखा है। तो फर्दर अगर आप देखें और आपसे कोई क्वेश्चन भी करें, और हमने भी ये भी क्वेश्चन उठाया कि हम हाइड्रोजन को क्यों एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं, इसकी ऐसी कौन सी खामी है जिसकी वजह से हम हाइड्रोजन को एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं और दूसरे इलेक्ट्रोड्स को इसके साथ कंपेयर करते हैं। इसकी खूबी का अंदाज़ा हमें इससे लगेगा। इधर देखें, नॉर्मली जब आपके पास सिर्फ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और आपने इसे किसी के साथ कनेक्ट नहीं किया, यानी ये सिंपल अकेला है, तो इधर देखिए हाइड्रोजन दोनों के दोनों प्रॉपर्टीज शो कर सकता है। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और हाइड्रोजन रिड्यूस भी हो सकता है। इधर देखिए, अगर हाइड्रोजन नॉर्मल कंडीशन पे ऑक्सीडाइज होगा तो ऑक्सीडेशन का मतलब है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इधर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, लेकिन ये जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इस पे चार्ज आता है +1, यानी 2 है, ओवरऑल +2 है, लेकिन एक पे कितना चार्ज आएगा? +1। तो आम कंडीशन पे ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, आम कंडीशन पे ये ऑक्सीडाइज हो सकता है। समझ आ रहे कि नहीं आ रहा? तो आम कंडीशन पे जब हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होता है तो जो पोटेंशियल क्रिएट होता है उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं और उसकी वैल्यू 0 वोल्ट है। अब इधर देखिए, राइट साइड पे देखिए, हाइड्रोजन रिड्यूस भी हो सकता है। अगर 2 प्रोटॉनिक हाइड्रोजन हो और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, लेकिन ये जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा किस में जाएगा? 0 में जाएगा। तो यहाँ ये 0 से +1 में और यहाँ +1 से 0 में चला जाता है। तो हाइड्रोजन खुद एक नॉर्मल कंडीशन पे ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और नॉर्मल कंडीशन पे रिड्यूस भी हो सकता है। ये जब रिड्यूस होगा तब भी जो है रिडक्शन पोटेंशियल क्रिएट करेगा और उसकी भी वैल्यू है 0 वोल्ट। तो देखिए, ये एक बेहतरीन स्टैंडर्ड है। बेहतरीन स्टैंडर्ड इसलिए है कि दोनों के केस में पहला पॉइंट, ये खुद ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और खुद रिड्यूस भी हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटीज़।
और नंबर 2 पॉइंट, जब ऑक्सीडाइज और रिड्यूस भी होता है तो पोटेंशियल 0 देता है। तो देखिए हमें एक ऐसा स्टैंडर्ड चाहिए जो हमें क्लियर रिजल्ट दे दे। तो देखिए ये क्लियर रिजल्ट देने में हमारी हेल्प कर सकता है। किस तरह? अगर कोई हाइड्रोजन है और मैं इसको ले लेता हूं और मैं कोई ऐसा दूसरा मटेरियल इसके साथ कंपेयर करता हूं जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा ना। अब हमें पता है कि इसकी अपनी पोटेंशियल क्या है? 0 है, मगर वोल्टमीटर आपको बताता है कि इस रिएक्शन के दौरान 2 वोल्ट की जो है वोल्टेज प्रोड्यूस हो चुकी है। मतलब ये 2 वोल्ट इस मटेरियल की वजह से है, क्योंकि हाइड्रोजन की तो वोल्टेज कितनी है? 0 है। अब आप इसको उल्टा कर दें, आपने इसको किसी ऐसे मटेरियल के साथ लगाया है जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब जब भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसकी अपनी पोटेंशियल क्या है? 0 है, और आपको जवाब देता है 4 वोल्ट। तो मतलब ये 4 वोल्ट इस नए मटेरियल की है, तो अच्छा स्टैंडर्ड है ना। तो देखिए किसी भी मटेरियल को जब आप इसके साथ कंपेयर करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो उस मटेरियल का वोल्टेज होगा, क्योंकि वोल्टेज ऑफ हाइड्रोजन नॉर्मली इन ऑक्सीडेशन या रिडक्शन 0 पे है। अब इधर देखिए, इसको ऐसे कंसिडर करें, ये आपके पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और आपने किसी अननोन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करवाया, तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि अगर जिस मटेरियल के साथ आपने इसके साथ कनेक्ट किया है, अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो क्या करता है? तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, और हाइड्रोजन का अपना पोटेंशियल 0 है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में अगर आपको 2 वोल्ट मिलता है, इसका मतलब है ये 2 वोल्ट इस नए मटेरियल का है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल देख ले, ओवरऑल हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि दोनों की कंपैरिजन करवा के, तो चूंकि ये 0 है, अगर 2 वोल्ट है तो वो उस मटेरियल का है। इसी तरह अगर आप इसको किसी ऐसे मटेरियल के साथ कनेक्ट करें जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो तब क्या होगा? तब भी यहाँ पे वोल्टेज क्रिएट होगा, और वो वोल्टेज जो होगा वो उसी मटेरियल का होगा, वो हाइड्रोजन का नहीं होगा। अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। अगर एग्जांपल ले लें और उसको ज़रा और भी इलाबोरेट करें, तो इधर देखिए एग्जांपल ये है कि आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जिंक के साथ कनेक्ट किया है और दूसरा कॉपर के साथ कनेक्ट किया है, और आप देखना चाहते हैं कि दोनों में पोटेंशियल कितना होगा, या कौन सा पार्ट ऑक्सीडाइज होगा और कौन सा रिड्यूस होगा। इधर देखिए, जब आप इसको जिंक के साथ कनेक्ट करते हैं तो जिंक की इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी ज़्यादा है, तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अगर जिंक सॉलिड इलेक्ट्रोड है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो कौन सा चार्ज आएगा? +2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब हाइड्रोजन ने रिडक्शन करनी है, क्योंकि एक ऐसा मटेरियल ऑलरेडी आपने कनेक्ट करवाया है जो इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए हाइड्रोजन उसको गेन करेगा। तो हाइड्रोजन इस सोल्यूशन में अगर प्रोटॉनिक है तो 2 प्रोटॉन वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेंगे और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएंगे, मतलब रिडक्शन करेंगे। ऊपर वाला जो मटेरियल होगा वो ऑक्सीडेशन करता है और नीचे वाला रिडक्शन करता है। अब हम देखेंगे कि ओवरऑल इस सेल की वोल्टेज कितनी है। तो देखिए उसके लिए फार्मूला लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि E ऑक्सीडेशन प्लस E रिडक्शन। जब जिंक ऑक्सीडाइज होता है तो ये एक पार्टिकुलर वोल्टेज देगा, उसी वोल्टेज को कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एक मिनट ज़रा स्टॉप कर दे। तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन से जो पोटेंशियल पैदा होगा उसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। अगर हम फाइंड करना चाहते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है, तो देखिए हाइड्रोजन जो है वो रिडक्शन करवा रहे हैं, और हमने ये एज्यूम किया है कि जब भी हाइड्रोजन की रिडक्शन होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 वोल्ट। तो इधर देखिए, जब जिंक की ऑक्सीडेशन होती है, वोल्टमीटर हमें वैल्यू बताता है कि ओवरऑल उसकी ऑक्सीडेशन की वैल्यू है 0.34 और +0। अगर जवाब आता है 0.34, इसका मतलब है ये सारी की सारी वोल्टेज जिंक की वजह से है। तो जिंक को अगर इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया जाए, इतनी वोल्टेज क्रिएट की जा सकती है, मतलब प्रोड्यूस की जा सकती है। अब अगर आप इसको कॉपर के साथ कनेक्ट करें,
तो कॉपर की ये एबिलिटी है कि कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करता है। तो इस केस में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन करेगा। लेकिन हमें पता है ना कि हाइड्रोजन जब भी ऑक्सीडेशन करता है उसकी पोटेंशियल कितनी होती है, 0 वाट। और जब कॉपर ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है, सपोज एक वैल्यू देता है x, वाल्टमीटर हमें बताता है कि वो वैल्यू है 0.76। तो अगर E0 सेल की आप पोटेंशियल क्रिएट करें तो ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है, 0 और प्लस 0.76 जो नेट वैल्यू है ये इसी नए मटेरियल की वजह से। तो देखिए ये अच्छा स्टैंडर्ड इसलिए है क्योंकि ख़ुद इसकी वैल्यू 0 है, तो जो भी आपको नया मटेरियल मिलेगा उसकी जो पोटेंशियल होगी वही आपने फिर एक्सपेरिमेंटल चीज़ों में यूज़ करनी है।